अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई और पूरी दुनिया में जो कारोबार है वो जमूद का शिकार हुआ। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, पूरी दुनिया को इस कोरोना की वबा ने मुतासिर किया। और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वार है, इसके असरात भी पूरी दुनिया तक फैल रहे हैं। और बिलखसूस जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं, वस्ती एशियाई ममालिक हैं और यूरोप का जो ख़ित्ता है इसमें कोरोना यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से असरात नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। बरतानिया में जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन पिछले 40 साल की निस्बत ज़्यादा है। और जो बरतानिया का इदारा है जो आदाद शुमार देता है महंगाई के तनासुब से, उसने मज़ीद ये पेशीन गोई की है कि आने वाले दिनों में ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। और महंगाई जो सबसे ज़्यादा हो रही है, जहाँ तवानाई की कीमतें ज़्यादा हैं, जहाँ मॉर्टगेज में इजाफ़ा हो गया है, वहीं जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हो रहा है। अगर हम जनवरी तक की बात करें तो इस साल जो जैतून का तेल है, शुगर है और कम चिकनाई वाला जो दूध है, उसकी कीमत में 40% तक इजाफ़ा हुआ है बरतानिया में। और इसी तरह जनवरी से पहले दिसंबर में ये इजाफ़ा 10.5% था। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो कीमतों में तकरीबन 10.1% इजाफ़ा हुआ है। और इसके बावजूद फ़ूड की कीमत 45 साल की बुलंदी पर है। यकीनी तौर पर पिछली 4 दहाइयों में बरतानिया में रहने वाले लोगों ने इतनी महंगाई नहीं देखी थी। जनवरी तक के साल के दौरान पनीर की कीमतों में 30% से ज़ायद इजाफ़ा हुआ है, जबकि दूसरी जो बटर्स हैं और अंडे की कीमतें हैं उनमें 20% से ज़ायद इजाफ़ा हुआ है। अगर हम कलेक्टिवली देखें तो दिसंबर में 16.8% जो है वो इजाफ़ा हुआ और जनवरी में भी 16.7% इजाफ़ा हुआ है जो खाने पीने की अशिया हैं। और ये इजाफ़ा अब कम भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2023 के आगाज़ से अब तक रिटेलर्स ने तकरीबन 15,000 मुलाजमतें ख़त्म कर दी हैं। ये काफ़ी अलार्मिंग है। दूसरी जानिब देखें तो जो खुर्दा फरोश हैं उन्होंने 2023 के दौरान अब तक की हाई स्ट्रीट पर तबाहकुन मुआशी हालात और तंजीम नो के बाद तकरीबन 15,000 अफराद को मुलाजमतों से फ़ारिग कर दिया है। इस वक्त बरतानिया के अंदर हालात ये हैं कि एक जानिब फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मजबूई महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और दूसरी जानिब बेरोज़गारी बढ़ रही है। जो कारोबार हैं वो भी जमूद का शिकार हैं। अगर देखा जाए कि क्या सिर्फ बरतानिया ही इस खित्ते में मुतासिर है, तो हरगिज़ बरतानिया ही मुतासिर नहीं है, बल्कि जो बरतानिया के अलावा यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस महंगाई की वजह से मुतासिर हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 ने बहुत बड़े पैमाने पे मुआशी एक्टिविटी को स्लो डाउन किया और अब रशिया यूक्रेन वार के जो समरात हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब ये महंगाई कब तक बढ़ती रहेगी, मौजूदा जो बरतानिया की हुकूमत है वो इसके लिए क्या पॉलिसी लेकर आ रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से बरतानिया के अंदर मुजाहरे और एहतजाज भी हो रहा है। NHS का अमला एहतजाज कर रहा है, जो एम्बुलेंसेस का अमला है वो एहतजाज कर रहा है, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। और उनका एक ही मुतालबा है, उनका कहना ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ने का तनासुब इतना ज़्यादा है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। लिहाजा जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है उसी तनासुब से तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया जाए ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में एक तवाज़ुन पैदा हो सके। लेकिन अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार के समरात कब तक ये बरतानिया के लोग समेटते रहेंगे, इसी पर हम डिटेल बात करेंगे। अमजद अली सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन IPC। चौधरी इश्तियाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन OPL हैं। आसिम यूसुफ साहब सेक्रेटरी जनरल IBPC हैं। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। कुछ फैक्टर्स जो हमें समझ आते हैं, हमें नज़र आते हैं, पहले तो कोरोना ने आन लिया, फिर उसके बाद ये रशिया यूक्रेन वार है, इसके अलावा क्या अवामिल हैं जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। 2 अवामिल का तो फैसला आपने खुद ही जिक्र कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि तीसरी जो वजह है वो हुकूमत की जो है वो पॉलिसीज भी है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ तो उस वक्त बहुत लोगों को उम्मीद थी कि चूंकि इकॉनमी को समझते हैं रशीद सुनक और ये आएंगे और आके जो है वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इनकी भी कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी समझ से नहीं आई कि जिसके अंदर आप कह सकें कि बरतानिया को जो है वो इस मुआशी सूरत हाल से जो है वो निकाला जा रहा है।
अभी भी आप देख लें कि जो खास तौर पे जो खाने पीने की अशिया है उनकी प्राइसेस जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ती ही जा रही है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत आप कह लें कि स्टेबिलिटी है तो वो अब जाके जो है वो एनर्जी बिल्स है उनके अंदर थोड़ी सी ठहराव आया है, लेकिन जो खाने पीने की अशिया है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ आज जो है वो चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद है, ये बरूद बिजनेसमैन भी है, इनका जो है वो फूड से ही तल्लक है। ये भी आपको बताएंगे कि जो चीज़ें यूरोप से आती थी ब्रेक्जिट की वजह से उनके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा है कमी हुई, और सब्जियां फल वगैरह आते थे एक फैक्टर ये भी बढ़ा। अब कहा जा रहा है कि जो टर्की से बहुत ज्यादा अशिया आती थी और टर्की में जब से जल्दा हुआ है उस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है वो उन्होंने उसके ऊपर वो रुक गई है। तो अब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बरतानिया के अंदर खाने पीने की अशिया के अंदर मजीद क्राइसिस भी आएगा और मजीद जो है वो कीमत बढ़ेगी। जी सही है। अच्छा आसिम साहब, अब मामला ये है कि रशिया यूक्रेन वार, एनर्जी क्राइसिस, फिर उसके बाद जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, सब्ज़ियां हैं, दीगर हैं, उसमें कमी वाक़ होना या उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाना, अब तुर्की से आने वाला जो सामान है वो भी मुतासिर हो रहा है और एक बेयकीनी है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या जो बरतानिया की सरकार है, पूरी दुनिया में जो लोग इस जंग की वजह बन रहे हैं रशिया यूक्रेन की, उन पर ये दबाव डाल रही है कि अब मामलात और हालात बरतानवी सरकार के हाथों से निकल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, या वो अपनी पॉलिसी को, स्टेट टू स्टेट पॉलिसी को नहीं छेड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखिए फैसल, मैं समझता हूँ कि पॉलिसी की जहाँ तक बात है तो ये जो महंगाई इस वक्त जो चीज़ों की प्राइसेस हैं ये पूरी दुनिया का इस वक्त एक मसला है, और ये किसी किसी फर्ज या किसी मुल्क के कंट्रोल में चीजें नहीं है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी पूरी दुनिया की देखें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो कोविड की वजह से अफेक्टेड रही है, और जब से ये कोविड आया है उसके बाद से चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में जो बिजनेस करने के तरीके हैं या बिजनेस करने का जो स्टाइल है वो बदल गया है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। तो आप जिस सेक्टर में भी जाएं, आप एनर्जी सेक्टर में जाएं, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाएं, हर चीज जो है वो अफेक्टेड है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसीलिए हड़तालें भी हो रही हैं, लोग चाह रहे हैं। जो आपको हर चीज इंक्रीज हो रही है तो कोई गवर्नमेंट ऐसी को पॉलिसी लेके, मैं समझता हूँ नहीं, आपसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप जादू की छड़ी चलाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जब तक इस दुनिया की पूरी देखें, मैं समझता हूँ कि जो ये कोविड की वजह से जो दुनिया है वो एक डिफरेंट तरफ चल रही है, करवट ली है। जो बिजनेस करने का अंदाज है बदल गया है। जो पहले लोग हाई स्ट्रीट पे शॉपिंग करते थे बाजार से, अब वो चीजें ऑनलाइन चली गई हैं। तो ये ओवरऑल एक चीजें चेंज हुई हैं। तो मैं समझता हूँ इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो कोई ऐसी खास, हाँ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ सकती है यही लेके आ सकती है कि आपकी जो है वो सैलरीज को बढ़ाया जाए, जो आपकी मिनिमम वेजेस है उनको बेटर किया जाए। इसके अलावा अगर आप कहें कि आप फ्यूल का कंट्रोल कर लेंगे, इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। देखिए फ्यूल, अगर आप रशिया वॉर से पहले देख लो, जो फ्यूल था वो 1.2, 1.253 पे था। अब रशिया वॉर के बाद ये 1.9 पे चला गया पर लीटर पे, जो कि अभी वापस 1.67 पे, अभी भी वापस अपनी पुरानी प्राइस पे नहीं आया। और ऑब्वियसली जो चीज बढ़ती है वो वापस अपनी जगह पे नहीं आती, बिकॉज ये पूरी ग्लोबल एक इशू है, हर जगह पे चीजें अफेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ किसी गवर्नमेंट के हाथ में या किसी फर्द वाहिद के हाथ में चीजें नहीं है, ये एक ग्लोबल इफेक्ट है। और ये सब हम देख रहे हैं कि दुनिया किस वक्त ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कहाँ जाके चीजें रुकेंगी। बिकॉज जब तक ये चीजें एक जगह रुकेंगी नहीं, अभी एक पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हर चीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब ये चेंज हो जाएगा देन कहीं जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और फिर चीजों को हम देखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं आसिम यूसुफ साहब। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए चौधरी इश्तियाक साहब की तरफ जाऊंगा। चौधरी साहब, आज 2008-9 में हमने देखा एक ग्लोबल रिसेशन आया, उससे पहले भी रिसेशन आता रहा। क्या इसको ये समझ लिया जाए कि 10, 12, 14 साल के बाद जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसका स्लो डाउन होना नेचुरली है और बरतानिया के लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं? तो आप एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इतना अमल दखल नहीं है इसमें? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम। ये जो रिसेशन नॉर्मल आती थी 2008 में जो आई, तो वो नॉर्दर्न रॉक था, उसके दरमियान कंपनी जो फैसली थी उसकी वजह से आई थी। हर रिसेशन का कोई ना कोई उसका अपना एक पहलू होता है, और मैं समझता हूँ इस टाइम जो है ना, 3 जो चीजें हैं वो बड़ी अहमियत की अमल है, उनको देखना पड़ेगा। कोरोना, ब्रेग्जिट
और रशिया यूक्रेन वार, कोरोना ने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है इन प्राइसेस का ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मेरा तल्लक जो है वो कारोबारी तबके से है और मैं फूड की हम तकरीबन ओवर 300 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं यूरोप के लिए। तो मेरा जो अपना जाती तजर्बा है वो ये है कि जब कोरोना आया तो सबसे पहली जिस चीज ने सबसे ज्यादा हिट किया और अभी तक हम उससे नहीं निकल पाए वो कोरोना है। और कोरोना की वजह से 12 से 18 महीने की एक पूरी दुनिया से क्रॉस गैप हुई है मार्केट से, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुई, जो एक गैप आ गया और मतलब उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्टेज हो गई फूड प्रोडक्ट की। बात प्राइस की है ही नहीं यहाँ, बात जो रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई एंड डिमांड है वो ही नहीं पूरी है। और जब भी आप ये देखें कोई चीज कम होती है उसके खरीदार ज्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ती है। एक अभी हम उससे नहीं निकले थे कि ब्रेग्जिट हो गया, और ब्रेग्जिट अब देखें कि हमारे जो यूरोप से जो बिजनेस था वो ऑलमोस्ट 100% से 20% पे आ गए। उसकी जो वजह है वो ना ही कोरोना है ना ही शराब की खात्मा है, बल्कि उसका रूल रेगुलेशन है जो यूरोप से निकलने के बाद हमारी मतलब बरतानवी हुकूमत ने जो फैसला किया यूरोप से निकलने के बाद, वहाँ के जो कवानीन हैं वो चेंज हुए हैं। एक लॉरी वाला स्पेन से या मतलब यूरोप की किसी भी कंट्री से जब निकलता था तो विद इन 10-12 आवर्स वो यूके में पहुंच जाता था बगैर किसी रुकावट के। अब जब चीजें निकलती हैं, इन्होंने बॉर्डर कर दिए हैं, मतलब यूरोप की साइड से उधर फ्रांस से आते हुए कैले की तरफ या जहाँ जहाँ भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ यूके के जो बॉर्डर हैं पर ये चीजें रुक जाती हैं और वहाँ कई दफा 3-3 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उसका जो अननेसेसरी खर्चा है वो प्रोडक्ट पे ही जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये दूसरा पहलू है और इससे मतलब इस पे सही है। इश्तियाक साहब, आपने जो बात की, आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक फैक्टर जो नुमाया फैक्टर है वो सप्लाई चेन का भी है और आपने ब्रेक्जिट का भी जिक्र किया है। अमजद अली सैयद साहब से हम बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जो वापस आएंगे तो अमजद अली सैयद साहब से बात करेंगे। बार साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। अमजद अली सैयद साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, जिस तरह इश्तियाक साहब बता रहे थे कि सप्लाई चेन का इशू है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेक्जिट भी अगर बरतानिया के अंदर इस बहरान की एक वजह है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्रेक्जिट एक इल प्लान्ड एक्टिविटी थी, ट्रांजिशन का कोई प्लान नहीं था और उसके बाद ये सारा एग्जीक्यूट करना पड़ गया, या प्लानिंग के बावजूद कोई और वजह है कि ये बहरान जन्म ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसकी सही वजह ये बताता हूँ कि ब्रेक्जिट के वजह से एक तो उनके साथ डिसकनेक्शन हो गया, मार्केट की सप्लाई और उनका जो लेबर जो था उनके साथ एक डिसकनेक्टिविटी हो गई। बहुत सारे यूरोपियन जो थे वो यहाँ से चले गए और जो एक बेटर रेट पे जो वहाँ की गुड यूरोपियन ममालिक से जो यूके मार्केट में आती थी, ऑब्वियसली जो है ना वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और सारा इन्हिसार जो था यूके की मार्केट पे और इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका और दूसरे एशियन कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज से जहाँ से बेटर डील थी उनके ऊपर इन्हिसार हुआ। लेकिन ब्रेक्सिट के साथ साथ जो कोविड हो और उसके बाद जो यूक्रेन वार आ गई, अब यूके में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सप्लायर हैं और जो एक फार्मर्स हैं, उनके पास एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से, शॉर्टेज ऑफ लेबर होने की वजह से, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से, ये सारी कॉस्ट जो है उनको इस मुकाम पे लेके आ गई है जिसकी वजह से वो ये इस काबिल नहीं रहे कि वो 100% पोटेंशियल जो है वो 100% प्रोडक्शन दें, ना ही तो वो 100% अपनी गुड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही 100% वो अपनी प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट कर सकते हैं। अब जैसे हाल ही में जैसे आपने दोस्तों ने बताया होगा कि इस वक्त जो है यूके में जो मेन जो है वेजिटेबल जैसे कि टोमेटो है और दूसरे ग्रीन सब्जी है उन पे जो है एक राशनिंग हो रही है। इसकी वजह ये है कि फार्मर को ये पड़ता ही नहीं है कि वो एक इसको जो प्राइस उसको मिलती है उसमें उसको पैदा करे
और सप्लाई करे और डिस्ट्रीब्यूट करे, और अगर वो करता भी है, सप्लाई भी करता है, और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो सप्लाई चेन है उनको प्रोवाइड भी करता है, तो बजाय इसके कि वो कुछ पैसा बनाने के, वो अपनी जेब से वो है एंड अप हो जाता है पैसा देने में। वही हाल इस वक्त जो ना फार्मा इंडस्ट्री में है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर थे उनकी जो प्राइस जो है, जो एक अप्रूव्ड हुई है, उस प्राइस में वो मेडिसिन जो है वो है होलसेलर को सप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ गई है। स्टाफ की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 100% बढ़ गई है। इसके अलावा एनर्जी की जो क्राइसिस जो कॉस्ट है वो 15-20% बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि तकरीबन 4% जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो फोर्थ क्वार्टर में 2023 में कम आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो थोड़ी 4% जो है ना कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन जो बढ़ी है वो तकरीबन 10-20% बढ़ी है, वेरी करती है गुड टू गुड। जैसे कि आप ये देखें, एक पहले ब्रेड जो थी वो 35% एक बड़े स्टोर में मिल जाती है, अब वो 80-90 पड़ी। जैसे वेजिटेबल में आपको बताता हूँ, जैसे आम जबान में जैसे भिंडी है या तो कोई तोरई है, जैसा कि ये चीजें 5-6 पाउंड पर केजी में यूके मार्केट में मिल जाती है। अब इन्हें लेके जाएं तो ये 8-9 पाउंड यानी कि ऑलमोस्ट 100% जो है ना इस कॉस्ट में इजाफा। अब अगर इन्फ्लेशन वो जो एनर्जी की प्राइसेस जो है वो 4% 2023 में कम होती हैं, तो जनरली जो है जो इन्फ्लेशन जो कम होगा वो 4% पड़ेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। सही है, मैं एनर्जी पे डिटेल बात करूंगा अमजद साहब। मैं आसिम साहब की तरफ आता हूँ। आसिम साहब, अभी बात ये हो रही थी कि अगर कोई प्रोड्यूसर है या फार्मर है, उसको पता ही नहीं है कि उसने किस प्राइस पे जाके कोई ऑर्डर लेना है या कुछ शय बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, एक अनसर्टन है माहौल। डू यू थिंक कि प्रोडक्शन इशू मेन है कि ये बेयकीनी की वजह से कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे जाके प्रोडक्शन करनी है, फिर आफ्टर प्रोडक्शन क्या वो उतनी उजरत मिलेगी भी जितनी मेहनत की है या नहीं? देखिए जी, मैं फैसल आपके सवाल के जवाब से पहले थोड़ा सा आपको जो आपने ब्रेक्जिट का जिक्र किया था उसके थोड़ी सी रोशनी डालूंगा अपनी जो मेरे ऑडियंस है कि ब्रेक्जिट जो बेसिकली था एक जो था वो पॉलिटिकल टैक्ट जो एक पार्टी ने यूज किया कि अपने मैनिफेस्टो में डाला कि उस पर वोटिंग हुई। जब वोटिंग हुई और दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पीपल विल वोट फॉर दिस ब्रेक्जिट हो गया। अब ब्रेक्जिट के लिए कोई बैक प्लान गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो इसीलिए ब्रेक्जिट को जो है इम्प्लीमेंट करते हुए इनको कई साल लग गए, क्योंकि इसके पीछे कोई प्लान नहीं था। अब ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट थे जिसमें से कारोबार बहुत मुतासर हुआ। देखें, यूरोप एक फिकल मार्केट थी जिसको काफी सारी चीजें सस्ती आती थी, लोगों को सस्ती मिलती थी, वहां से निकला। आप यूरोप के किसी मुल्क पे इंपोर्ट करें उसकी फ्री सर्कुलेशन थी। लेकिन जैसे ही ब्रेक्जिट खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों को इस पे इश्यूज आए। बहुत सारे बिजनेसेस यूके से निकल के उनको जो पहले यहाँ पे यूके बेस करते थे उनको इजी एक्सेस थी यूरोप के अंदर, जो कि खत्म हो गई। और देन उनको फिर जाके दूसरे मुल्कों में जैसे फ्रांस में या हॉलैंड में या जर्मनी में जाके कंपनी सेटअप करनी पड़ी, जिसको से काफी यूके के जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने वहां जाके एक इसको जो है वो अपना सेटअप किया और अपने बिजनेस को चलाया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक एलिमेंट है यहाँ पे महंगाई का, या जो इन्फ्लेशन हुई, जो चीजें यूरोप से सस्ती पहले आया करती थी अब उनको थ्रू ऐसे ही यानी जो मैं निशानदेही कर रहा था कि इल प्लान्ड एक्टिविटी थी। इट वाज वेरी मच इन प्लान्ड। इनफैक्ट द ब्रिटिश पब्लिक वाज सोल्ड, मिससोल्ड। ये मैं अगर लफ्ज यूज करूँ, उनको मिससोल्ड किया गया, लोगों को बताया कि कुछ क्या, हालांकि जो इसके पीछे एलिमेंट्स थे वो यही थे कि ये पैसा जो हम वहाँ से निकलेंगे, जो हम बचाएंगे, वो हम NHS पे खर्च करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और इसी वजह से जैसे मैंने कहा कि लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कई साल लग गए, और ये बहुत ही जो है वो शिकार रहा डिले का, और काफी सालों बाद ये हुआ। और जब हुआ तो कितने अर्सा लोगों को पता था, ट्रकों की लाइनें लग गई पोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज इसमें कुछ प्लान नहीं था। इट वॉज जस्ट अ टैक्ट जो गवर्नमेंट ने किया कि लोगों को वोट लेने के लिए। जब वोट मिल गया, अब उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग इस पे वोट कर देंगे करने के लिए। और जो इसका डिफरेंस था वो 1.5% के डिफरेंस से लोगों ने इस पे वोट किया। आई थिंक 51% लोगों ने कहा था हमने निकलना है, और को 49 समथिंग। तो ये बहुत थोड़ा सा फर्क था, बड़ा माइनर फर्क था, और इट वाज सच अ बिग डिसीजन फॉर द कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देखें, अगर आप, इट वाज लाइक अ 50-50। तो अगर आधे लोग कह रहे हैं हमने नहीं निकलना और आधे कह रहे निकलना, तो स्टिल ऐसा है कि आधी पब्लिक रहना भी चाह रही है। तो वो बहुत छोटे से फर्क से उन्होंने उसको इग्नोर किया
और कहा जी ब्रिटिश पब्लिक ने वोट। बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आसिम साहब कि जो ट्रांजिशन है, अब ट्रांजिशन को पाया तकमील तक वो अगर पहुंच भी गई है तो उसके असरात इतने ऑप्टिमम क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। गुलाम हसन अवान से बड़ी अब इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ये शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस वक्त रेडक्लिफ अवार्ड आया, फिर बाउंड्री कमीशन बना, ट्रांजिशन हो गई। ऑल दो एक मामला कश्मीर का डिस्प्यूटेड था, वो टिल द मोमेंट वो है, लेकिन यहाँ तो ट्रांजिशन बरतानवी सरकार बड़ी आसानी से कर गई थी। क्या ब्रेग्जिट की ट्रांजिशन आप समझते हैं कि इतनी शानदार नहीं हुई कि अब उसके अगर वो बेहतर हो जाती, प्लानिंग से हो जाती, तो ये दिन ना देखने पड़ते? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आपने बड़ा वाज़ेह तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है ना बहुत सारी चीजें जो है ना अभी तक भी अलतलब है। जैसे अभी इश्तियाक साहब फरमा रहे थे, और ये वाकई हमने ये वाला पहलू कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तरह जो लॉरी जो हजारों की तादाद के अंदर डेली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है यूरोप से, जो लोग यहाँ पे आती है लॉरी, और वो उनको इतनी लंबी क्यू के अंदर खड़ा होना पड़ता है, और वो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो उनको स्टैंप इन किया जाता है, फिर स्टैंप आउट किया जाता है। तो पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ आपके पास ज़ाहिर है पासपोर्ट है तो आप सीधे आ सकते थे। तो अभी भी इमिग्रेशन आम लोग भी जब जाते हैं फ्रांस वगैरह, तो आपको इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर बाकायदा खड़े होकर जो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, तो इट्स टेक टाइम। और ये वाला जो जब ये आपके पास गुड्स हो और उसकी जो जितनी इसके ऊपर ज्यादा अखराजात आ रहे हैं वो सारे कंज्यूमर पर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो महंगों का मल्टीपल फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बरतानिया के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है, और लोग जो आम तबका है वो बहुत ज्यादा मुतासर है। और कहा यह जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही पिछकर रह गया। और आप देख रहे हैं कि इसी वजह से बरतानिया के अंदर चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे रेल मुलाजमीन हो, चाहे और दूसरे उस्ताजा हो, सब जो है वो हड़तालें करके ही जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो आप कह लें कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की मुतालबात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी तनख्वाह है उसके अंदर अब गुजारा करना मुश्किल है। आपकी मॉर्गेज भी बढ़ गई है, आपके एनर्जी बिल बढ़ गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके और दूसरी बात है ये जो रोजमर्रा की जो खाने पीने की अशिया हैं, इनकी वजह से जो है वो लोग ज्यादा दबाव का शिकार है। अगर आप पहले अच्छा भला जो है वो घर के अंदर ग्रोसरी कर रहे हैं और अचानक आपको दूसरी वजूहत की वजह से भी आपके ज़ाहिर है अखराजात जो है वो बढ़ गए हैं, और दूसरा फिर जब आपने रोजमर्रा खाने की अशिया उसकी वजह से भी, और यही वजह है कि बरतानिया के अंदर जो फ्री फूड बैंक है उनके ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है, और जो लोग जो है ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते वो फूड बैंक का रुख करें, और वहाँ से जो मुफ्त है चैरिटी की तरफ से फूड मिलती है, हॉट फूड मिलती है, उसके अलावा जो है वो ग्रोसरी की चीजें मिलती हैं, अब लोग उसके ऊपर भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इत्तेफाक करना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अलार्मिंग चीज है, सही। और बरतानवी गवर्नमेंट को बिल्कुल जो है वो मैं कहूँगा कि एक अच्छे इकदाम करने चाहिए, बेहतर इकदाम करने चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। सही है। इश्तियाक साहब, यहाँ प्रोडक्शन की बात भी हुई और इंडस्ट्री की बात भी हो रही है। अब जिस तरह 15-15 हज़ार लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बैकबोन बरतानिया की इंडस्ट्री रही है, और प्रोडक्शन से मुतालिक जिस तरह अमजद अली साहब ने बात की कि एक अनसर्टेनिटी है जो प्रोड्यूसर को किसी जगह टिकने की हिम्मत ही नहीं दे रही, की जुर्रत ही नहीं दे रही, तो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक कि सिचुएशन कहाँ जाके डाइल्यूट होगी, हालात कहाँ बेहतर होंगे? मैं तो आपके नाजरीन को, सामीन को और अपने दोस्तों को अपसेट नहीं करना चाह रहा। जो एज ए मैंने जैसे पहले कहा, हम मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी हैं, जो मैं देख रहा हूँ यूरोप की बात करें तो वो तो सब दोस्तों ने एक्सप्लेन कर दी। मैं यूरोप से निकल कर मैं अपने भाई अबाशी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एनर्जी बिल या बाकी जो लिविंग कॉस्ट या बाकी अननेसेसरी कॉस्ट जो रेज हुई है उसकी वजह से तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है, स्पेशली डेयरी फार्मिंग में जो कंपनी थी, गोश्त सप्लाई करने वाली, दूध सप्लाई करने वाली और मतलब मिल्क सप्लाई करने वाली, मतलब
सैकड़ों के हिसाब से कंपनीज बंद हो रही हैं। और वेल्स का, जो दोस्त यूरोप में रहते हैं, ये मेरी इस बात को वो तसल्ली भी कर सकते हैं कि अभी गूगल पे जाके आप देख सकते हैं कि कितनी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, डेयरी फार्मिंग कंपनी बंद हो गई हैं, इसी वजह से कि जो कास्ट है वो ज्यादा आ रही है, जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें से उनको पैसे कवर नहीं हो रहे हैं और वो अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो यूरोप से बाहर या जैसे बाहर जो चीजें आ रही हैं, वो भी हमारा हाल भी वही है। जैसे अपना अमान साहब ने कहा कि हमें खुद बाखुदा नहीं पता होता कि एक दफा कस्टमर हमसे बहुत अपसेट हो जाता है कि एक हफ्ते हम एक कंटेनर आता है, उसकी प्राइस £1 फॉर से एग्जाम्पल होते हैं, दूसरे कंटेनर की प्राइस हम उसको कोट ही नहीं कर सकते प्रोडक्ट की, कि हमें कोई पता नहीं जब जिस दिन तक वो पोर्ट पे पहुंचता है उस वक्त तक डॉलर की प्राइस क्या होगी, हमारी खुद की कास्ट क्या होगी और हम कस्टमर को कैसे। मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमने सारा होलसेल बिजनेस पिछले 3 साल में हम टेस्को, अल्ता, मोरिसन, समरफील्ड, अपनी एशियन कैश एंड कैरी जितनी है उनको सप्लाई करते थे। अब हमारे पास इतनी प्रोडक्ट नहीं होती है कि हम उनको भी सप्लाई कर सकें, हमने सारा होलसेल बिजनेस बंद कर दिया। फिर मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह जो मैं देख रहा हूँ अभी सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, इंटरनेशनल हालात इस किस्म के बन गए हैं कि एक, जैसे मैंने कहा कि कोरोना की वजह से आपकी पूरी 2 फसलें 3 फसलें जो है ना 12 से 18 महीने वो आपकी ग्रोइंग ही कुछ नहीं हुआ। वो अभी हम उससे निकले नहीं थे कि ब्रेग्जिट आ गया। और वो एक बिल्कुल मैं अपने भाई से इत्तेफाक करूंगा कि जो पॉलिटिकल मूव थी वो अपनी एक पार्टी के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट को आगे ले जाकर उससे वोट लेना था और उसके पास कोई प्लान नहीं था। जी सही है। कोई प्लान नहीं। ये इश्तियाक साहब इस बात पे तो तकरीबन सभी जितने पैनलिस्ट हैं वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा था निस्बतन इससे कि कोई और वजह होती। मैं अमजद साहब आपकी तरफ आऊँगा, सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूँगा कि भाई क्या आपको कम होती दिखाई दे रही है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अमजद साहब, डू यू थिंक अब ये हालात हैं, हमने अवामिल डिस्कस कर लिए, उसमें ब्रेग्जिट भी आ गया, उसमें रशिया यूक्रेन वार भी आ गई, उसमें कोविड भी आ गया, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आ गई, कमिंग ईयर इलेक्शन का साल है, उससे पहले गवर्नमेंट आप समझते हैं कि इस महंगाई पे काबू कर पाएगी और ये जो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुँच गई है ये कम होगी? देखिए, महंगाई की जो कमी होने का जो इंतजार जो है वो समय बड़ी बात है कि बहुत सारे जो लोग जो है ऑलरेडी अंडर ड्रैफ्ट चले गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अंडर ड्रैफ्ट चला गया, जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर ड्रैफ्ट चला गया। अभी जो हालात ये है कि एनर्जी की प्राइस जो है वो कम होने में, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास पैसा जो है रिकवरी में एक टाइम, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना तो ट्रेजर बॉक्स में गवर्नमेंट के पास पैसा है कि वो नर्सेज को, जो दूसरे जो लोग साइड पर जा रहे हैं उनको ये सैलरी में पैसा दे, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें हकीकत में उनके पास से उतनी फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि वो इन लोगों को सपोर्ट कर सके, या इतना पैसा भी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है सपोर्ट कर सकें, जो ग्रांट दे सकें, कि उनके पास जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए कम से कम एक इंडस्ट्री तो रिवाइव हो। इट टेक्स टाइम, आई थिंक प्रॉब्ली 3-4 ईयर लगेगा रिवाइव होने में पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल क्राइसिस है। इसलिए यूके का जो क्राइसिस है इंटरनेशनल क्राइसिस, सिमिलर सिचुएशन तो यूरोप में भी मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है और दूसरे ममालिक में मौजूद है, खास तौर पे जो एशियन ममालिक जो है, जिसपे ब्रेक्सिट के दौरान यूरोप की कंट्रीज ने बहुत इन्हिसार किया था कि ब्रेक्सिट के बाद वो सारी जो चीज़ें जो बेहतर रेट पे जो इन्हें मिलनी थी यूरोप से, वो एशियन कंट्रीज है, खुसूसन इंडिया से और दूसरे ममालिक से ले आएंगे। अभी सिचुएशन इंडिया में यह है कि वो लोग आबादी की इंक्रीज होने की वजह से अपनी मार्केट को 80% फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी सप्लाई का जो है ना एक इशू है कि उनके जो गुड, उनके जो एग्रीकल्चर और उनके जो है
दूसरी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतनी परसेंटेज से नहीं आ रहे जितने लोगों ने एक्सपेक्ट करा था। तो जी। इससे सीरियस इशू, इट्स ए वेरी सीरियस इशू। और यूक्रेन वार का है इफेक्ट जो है, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, ना सिर्फ ऑयल का, एनर्जी का, बल्कि एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा हब है, वहाँ पे क्राइसिस मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं जो कि हब हैं, जैसे कि चाइना है, इंडिया है और दूसरे एशियन ममालिक हैं जो सप्लाई करते हैं फूड को और जो एनर्जी को, वो भी मुतासिर हैं। तो इस वक्त टेक्निकली तौर पे जो ना मार्केट जो है एक समझ लें कि तातुल का शिकार है। ये कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता कि मार्केट रिकवरी में जो है कितना टाइम लगेगा। एनर्जी की प्राइसेस जो है क्योंकि अभी स्टडी हो गई है और फॉल होना शुरू हो गई है, गैस की प्राइसेस भी कम आने लगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में 3 to 4% पॉसिबिलिटी ये है कि बैंक ऑफ स्टेट यूके कहते हैं कि वो 4% जो है इन्फ्लेशन कम आएगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो दूसरी गुड पे 4% आप एनर्जी को कम कर दोगे, जो दूसरी मैन्युफैक्चर जो है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक आदमी जो है अपनी फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है, पहले वो मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से मौजूद हूँ, एक कॉमन मेडिसिन जो है जैसे कि एमॉक्सिसिलिन की जो हम लोग मिलती थी सिरप की बोतल, वो 2 पाउंड की या 1 पाउंड की मिलती है, आज वही बोतल जो है वो 6, 7, 8 और 12 पाउंड के करीब मिलती है। अगर 4% उसमें कमी हो जाए तो हमें जो है कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वी सप्लाइंग टू द पेशेंट 5, 6, 7 पाउंड जो है गवर्नमेंट की अप्रूव्ड प्राइस से कमी पे ज्यादा हम लोग जो है उसको सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पे जो है ना वो लॉस बटन आ रहा है एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर का। तो यही हाल सारे सिचुएशन है सारे लोगों की, जो कि सर्विसेज सेक्टर में है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए तो अब ये टाइम लगेगा, खास तौर पे जो एक डेंट पड़ गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू द हाई कॉस्ट, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट, और सेम जो एक बहुत बड़ा जो है एक टेंट लगा है मेडिसिन सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और वही जो है दूसरे यूनिट में सर्विसेज गुड में। तो आप ये देखो कि आई डोंट थिंक है ना 1-2 साल में इसकी रिकवरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो सही है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1-2 साल में इसकी रिकवरी आपको नज़र नहीं आ रही है। गुलाम हुसैन अवान साहब, एक रिपोर्ट ये भी है कि 11,689 जॉब्स जो हैं वो मज़ीद ख़त्म हो रही हैं रिटेलर रिलेशनशिप के ज़रिए। अब मसला क्या है, क्योंकि दुनिया भर से लोग अभी भी समझते हैं, बिलखसूस जो पाकिस्तान में लोग हैं या तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, वो तो समझते हैं कि बरतानिया इज़ लाइक अ पैराडाइज़, अभी वहाँ जाएंगे, नौकरी मिलेगी, पाउंड्स कमाएंगे, घर भेजेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बरतानिया के अंदर के ये जो हालात हैं, आपको भी लगता है कि 2 साल तक इसका कोई मदावा नहीं होने वाला? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा इस सूरत से आगाह हैं कि यहाँ पर जॉब जो है वो कट्स हो रही है, और ज़ाहिर है जब जो है वो बिज़नेस सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो उन्होंने फिर अपना जो अखराजात कम करने, और मेरा ख्याल है सबसे पहले जो मुलाजमीन हैं उनको कम किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हाई स्ट्रीट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो शॉप्स कट हो रही है, कस्टमर जो है वो रुख कम कर रहे हैं महंगाई की वजह से और एक ऑनलाइन खरीदारी की वजह से, जिसकी वजह से जो हाई स्ट्रीट के अंदर शॉप्स हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर में देखा बंद भी हो रही हैं, और उसके अंदर जो है वो स्टाफ को भी जो है वो कट किया जा रहा है। जी ठीक है। इश्तियाक साहब, अब आप बताइए, अब अमजद साहब तो कह रहे हैं कि साल 1.5-2 में तो ये कोई हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बरतानिया का जो इम्प्रेशन है या बरतानिया की जो मईशत है वो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जानी जाती है, दुनिया की कामयाब तरीन जमहूरियत में से एक है। जमहूर जब खुश नहीं होंगे तो फिर ये फलाह और ये सारे मामलात कैसे चलेंगे, कैसे ये रिवायत बरकरार रखेगा बरतानिया? जैसे मैंने कहा, और मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म में ये चीजें बहाल नहीं होंगी। उसकी वजह मतलब एक फैक्टर सिर्फ ब्रेक्जिट से निकलना नहीं है, एक फैक्टर कोरोना से आना नहीं है, एक फैक्टर जो है यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर और आ गए। अब जो चीजें, और मैं तो समझता हूँ कि जो ब्रिटेन है ये मोर रिसेशन
के ऊपर जाने की तो वो है। जो कुछ दोस्त हमारे सेंटर हैं उनका कहना यह है कि ये इसका बेस रेट जो अब 4% है, ये 6% तक जा सकता है अगले साल डेढ़ में। और अगर ये वहाँ चले जाएंगे तो फिर तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ना भी जाए तब भी ये चीजें बहाल होने में टाइम लगेगा। ये साल 2 साल की या महीनों की बात नहीं है। इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत है, लॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। जो फुकदान है इस वक्त यूके की और पूरे दुनिया में ही मतलब आलमी जो लीडरान है उनमें फुकदान है सोच का। लेकिन इस वक्त जो हम 2-4 हैं यूरोप में अकेले हो गए हैं बरतानिया वाले, और इनके पास कोई ऐसा सिस्टमैटिक शख्सियत नहीं है जिसके पास कोई फौरी प्लान हो। और वक्ती तौर पे कोरोना में जाने की वजह से जो इनके पास मतलब रिलीफ देने को चीजें थी वो ये दे चुके हैं। और मैं नहीं समझता, मैं अमजद साहब की बात से और ऐवान साहब की बात से बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान किसी के पास नहीं है कि ये हम करेंगे तो इससे निकल जाएंगे। ये एक टाइम लगेगा और एक लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस इसको चाहिए, और ये फिर ये कवर कर लेंगे। ये मुझे यकीन है कि यूरोप से निकलने के बावजूद जो हमारे ग्रेट ब्रिटेन वाले हैं, बरतानिया वाले हैं, ये एक प्लानिंग करके इससे निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन ये है कि ये कोई शॉर्ट टर्म पीरियड में इससे निकलना मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में। इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और अब रशिया और यूक्रेन की वार किधर जाती है, सबसे बड़ा जो इस वक्त है वो है पूरी दुनिया के मसाइल में जो इजाफा हो रहा है वो है एनर्जी प्राइसेस की वजह से। और अगर ये कंटिन्यू कर जाती है अगले 6 महीने, या कोई दुनिया को ये सोचना होगा कि हमने पूरी दुनिया को सेफ बनाना है, और अगर ये जंग जारी रही तो मैं समझता हूँ कि इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं। शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं वापसी का, फिर तो साल 2 साल नहीं, फिर बड़ी आगे की बात हो जाएगी। क्योंकि ये सारा दारोमदार जो है एनर्जी का, यूरोप का, बरतानिया का, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का, वो इस खित्ते से वाबस्ता है। और मैं समझता हूँ कि एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि इनके पास अगर कोई प्लान भी करते हैं तो अगले 5-7 साल में ही कोई चीजें कंप्लीट होंगी एनर्जी सेक्टर के लिए। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दोस्तों से, और मेरी दुआ है कि हम इस मसाइल से जल्दी निकलें। सही है। अमजद साहब, ब्रीफ आंसर कीजिएगा कि आप समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये लग रहा है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अगली टर्म में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनने वाली? देखिए, मैं आपको एक सिंपल जो है इस वक्त जो यूरोप की सिचुएशन बताता हूँ कि इस वक्त जो है हर आदमी जो है ना वो इफेक्टेड है यूरोप में और खुसूसन यूके में। और चूंकि लोग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को जो है लोग इस प्रॉब्लम में कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं, खुसूसन डॉक्टर हैं, नर्सिंग है और पैरामेडिक है, वो यूके से माइग्रेट कर रहे हैं अमेरिका में और कनाडा में, जहाँ पे उनको बेटर प्राइस और बेटर जो है ना वेजेस मिल रहे हैं। इसी सिमिलरली बिजनेसमैन जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर रहा है अपना पैसा टुवर्ड द बेटर इकोनॉमी, जैसे कि यूके से शिफ्ट करके वो अमेरिका में और कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में वो अपने पैसे को लेकर री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि कम से कम जो है वो एक बेटर जो है उसमें बिजनेस कर सकें। इस वक्त जो है यूके के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और ये बेटर जो है उनके लिए यही है कि अपने बॉर्डर को उन ममालिक के साथ, खुसूसन जहाँ पे पाकिस्तान है, जहाँ पे एक 55 लाख जो है एक प्रोफेशनल हर साल क्वालिफाइड होते हैं और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और स्ट्रगल करते हैं, और आउट ऑफ 55 लाख जो है तकरीबन 60% जो है ना वो अपनी जॉब भी नहीं ले सकते। तो यूके मार्केट को चाहिए, यूके गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। जो सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद अली सैयद साहब, चेयरमैन IPC, चौधरी इश्तियाक साहब, चेयरमैन OPL, आसिम यूसुफ साहब, सेक्रेटरी जनरल IBPC, और गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।